सो लेट्स स्टार्ट विद द वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर का क्या बेनिफिट है? इससे हम वॉल्यूम फ्लक्स मेजर कर सकते हैं। वेंचुरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर वॉल्यूम फ्लक्स। वॉल्यूम फ्लक्स क्या है? वॉल्यूम फ्लक्स को हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। वॉल्यूम फ्लक्स जो है इट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, यानी फ्लो ऑफ फ्लूइड पर सेकंड, ऐसा हम बोल सकते हैं। वेंचुरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर rate of flow of fluid, that is flow of fluid per second passing through any given tube. So volume flux का क्या फॉर्मूला है? dv by dt is equal to product of area and velocity. हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में देखा है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या है कि अगर हमारे पास कोई ट्यूब दिया हुआ है तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ऐसा हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में देखा है। यानी वाइडर द एरिया ऑफ द ट्यूब, जितना एरिया ज्यादा होगा उस ट्यूब में से फ्लो करने वाले लिक्विड का स्पीड उतना ही कम होगा। जितना एरिया कम होगा उस ट्यूब से निकलने वाले फ्लूइड का स्पीड उतना ही ज्यादा होगा। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने देखा है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, वाइडर द एरिया लेसर द स्पीड। तो इसी को हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम फ्लक्स कहते हैं, dV by dt। प्रोडक्ट ऑफ AV, इसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम फ्लक्स। और वॉल्यूम फ्लक्स अगर हमें मेजर करना है तो हम वेंचुरीमीटर का यूज करते हैं। अब वेंचुरीमीटर का जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है वो बर्नौलीज थ्योरम पे डिपेंड है। आप ये नोट डाउन कर लेना है। सो वेंचुरीमीटर, इसका प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम क्या है? प्रेशर प्लस 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो gh इज इक्वल टू कांस्टेंट। बर्नौलीज थ्योरम हम किसको यूज करते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए। हमेशा ध्यान में रखना है, बर्नौलीज थ्योरम जो होता है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए यूज होता है, और वहां पे प्रेशर प्लस 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो gh हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसमें इसको हम प्रेशर हेड बोलते हैं, ये वेलोसिटी हेड हो गया और ये पोटेंशियल हेड हो गया। तो इसी के बेस पर वेंचुरीमीटर में हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड मेजर करते हैं किसी ट्यूब से। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब हमने ले ली। वेंचुरीमीटर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ a tube having constriction at one place। constriction यानी कि जहां पे डायमीटर कम हो चुका है वो एरिया। तो इस वेंचुरीमीटर पे ये जो ऊपर वाला सेक्शन दिख रहा है ट्यूब का हॉरिजॉन्टल, इसे ही हम वेंचुरीमीटर कहते हैं। यहाँ पे इसका एरिया A1 ले लेते हैं और एक कॉन्स्ट्रिक्शन है जहाँ पे एरिया छोटा है। और क्लियरली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से क्या हमें मिलता है? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 मिलता है। यानी जहाँ पे एरिया ज्यादा है वहां पे स्पीड कम होगा, जहाँ पे एरिया कम है वहां पे पानी का स्पीड बढ़ेगा, और जहाँ पे स्पीड बढ़ेगा, जहाँ पे स्पीड ज्यादा है वहां पे क्या कम हो जाएगा? प्रेशर कम हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर प्रेशर कम है इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा है। अब यहाँ पे हमने क्या किया? एक मर्क्यूरी मैनोमीटर लगा दिया है। हमको प्रेशर मेजर करने के लिए, प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए हमने क्या किया? ये जो वाइडर एरिया है वो और कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया है वो, यानी A1 और A2 के वहां पे प्रेशर मेजर करने के लिए हमने मर्क्यूरी यूट्यूब मैनोमीटर लगा दिया। जहाँ पे वाइडर एरिया है वहां पे वेलोसिटी ज्यादा, वेलोसिटी कम है,
तो वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा है इसलिए यहाँ से मर्क्यूरी आगे बढ़ा है, और जहाँ पे प्रेशर कम है वहां पे राइज ज्यादा दिखेगी। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तो वो नीचे जाएगा और उसको इधर ज्यादा ढकेल देगा। ठीक है, अब ये जो यूट्यूब मैनोमीटर है इसकी जो लेवल है, ये सपोज दैट दिस इज पी और दिस इज क्यू, या फिर कुछ तो भी दूसरा हम ले लेते हैं, लेट दिस इज एल, दिस इज एम। तो ये जो एल और एम लेवल है मर्क्यूरी की, इसका जो डिफरेंस है उसको हम एच मान लेते हैं। अगर ऐसा है तो यहाँ पे अगर प्रेशर P1 है और यहाँ पे प्रेशर P2 है, कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया और वाइडर एरिया A1 और A2 के वहां पे, तो ये जो मर्क्यूरी मैनोमीटर है उसका प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा H रो मर्क्यूरी इंटू जी। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दिस टू लेवल विल बी H रो मर्क्यूरी इंटू जी। ये तो हमें क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे, बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन में क्या है, वाइडर एरिया के वहां पे लगाएंगे P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2, कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया को 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब ये जो ट्यूब है ये हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल होने की वजह से हम ऐसा मान के चल रहे कि सरफेस से हाइट 0 है, उसकी हाइट नहीं है, तो हाइट सेम है ऐसा भी मान सकते हैं। तो रो जी H1 और रो जी H2 का टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा P1 माइनस P2, इस टर्म को इधर शिफ्ट कर लेंगे 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। इस तरह से हमें ये इक्वेशन मिल गया जो वेंचुरीमीटर के लिए इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। दिस इज इंपॉर्टेंट इक्वेशन रिगार्डिंग वेंचुरीमीटर which is used to find volume flux. Venturimeter is used to find volume flux. एक बार आप इसका रीडिंग कीजिए अच्छी तरह से। So venturimeter is used to measure flow of liquid per second, that is dV by dt, that is equal to AV। अब यहाँ पे हमें बर्नौलीज इक्वेशन यूज किया है स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस रो V1 स्क्वायर मिला। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में पर्टिकुलरली हमने मर्क्यूरी मैनोमीटर यूज किया है, तो H रो G, और ये जो डेंसिटी है ये मर्क्यूरी की है, यहाँ से डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाहर कॉमन निकाल लेंगे, तो इस तरह से हमें इक्वेशन मिल जाएगा। और इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें ये मिलेगा वॉल्यूम फ्लक्स। कैसे निकालेंगे वॉल्यूम फ्लक्स, देखते हैं। सो अब यहाँ पे और एक चीज हम यूज करेंगे, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 है, ये वेलोसिटी ध्यान में रखना है। तो V2 की वैल्यू हम A1 अपॉन A2 इंटू V1 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। इस इक्वेशन में we will substitute value of V2 as A1 upon A2 into V1। इस तरह से हम सब्सटीट्यूशन रख सकते हैं। अब मैं इस फिगर को रफ कर देता हूं। सो P1 माइनस P2, मैं इसी तरह से लिखता हूं इसको टेम्पररी, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, जिसका हम वॉल्यूम फ्लक्स मेजर कर रहे हैं, उसका ये डेंसिटी है। V2 की वैल्यू क्या है, A1 अपॉन A2 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये जो V2 स्क्वायर है, तो V2 की वैल्यू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से A1 अपॉन A2 इंटू V1 आई हुई है। अब हम क्या करेंगे, V2 स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा पूरा यहाँ पे, ठीक है। अब आगे 1/2 रो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, ऐसा भी हम कर सकते हैं, V1 स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। सो A1 अपॉन A2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 इंटू V1 स्क्वायर, और ये हो गया H रो HG इंटू G, और इसी से हमें मिलेगा V1 स्क्वायर,
V1 स्क्वायर कैसे मिलेगा हमें, h रो एच जी इंटू जी, और ये 2 उधर चला जाएगा, अपॉन A1 अपॉन A2 ब्रैकेट स्क्वायर -1। इससे हमें V1 मिल जाएगा। V1 कैसे मिलेगा, ये V1 स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो हमें V1 मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। और ये जो है डेंसिटी है यहाँ पे 1 अपॉन रो, यही पे आएगी वो, ये पूरा ब्रैकेट हो जाएगा, रो यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज वेलोसिटी। अब हमको क्या मिल गया, वेलोसिटी V1 मिल गया। अब वॉल्यूम फ्लक्स कैसे निकालेंगे, dV बाय dt इज इक्वल टू, हमारे पास एरिया A1 है, अब वेलोसिटी V1 भी मिल गई, तो इससे हमें मिल जाएगा वॉल्यूम फ्लक्स। सो दिस इज वेंचुरीमीटर। यहाँ पे ये डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी है, दूसरा लिक्विड भी हम ले सकते हैं, या सेम लिक्विड भी हम ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अगर सेम लिक्विड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा टर्म, रो रो का, सही है। So this is about venturimeter. Venturimeter is one of the important application of Bernoulli's theorem. अब बर्नौलीज थ्योरम का एक और एप्लीकेशन हम देखते हैं, ब्लोइंग ऑफ रूफ ऑफ हाउस इन स्टॉर्म। ब्लोइंग ऑफ रूफ ऑफ हाउस इन स्टॉर्म, ये हम एक एप्लीकेशन देखते हैं बर्नौलीज थ्योरम का। अब सपोज दैट इस तरह से हमारे पास कोई हाउस है जिसका ये टॉप है या रूफ है। अब यहाँ पे क्या चीज है कि जब स्टॉर्म आएगा तो यहाँ पे आने वाले जो एयर होगी, यानी जो फ्लूइड होगा, जैसे ही वो यहाँ पे इस रूफ के पास आएगा तो इस तरह से डाइवर्ट होके क्राउड हो जाएगा, यहाँ पे एयर का क्राउडिंग शुरू हो जाएगा। जैसे ही एयर स्टॉर्म आएगा, स्टॉर्म जैसे आएगा यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि स्टॉर्म के जो रेज है वो पैरेलल है, यानी ये स्टेडी फ्लो लग रहा है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे रेज जो है वो क्राउड हो रहे हैं। जब क्राउडिंग होता है तो वेलोसिटी बढ़ जाता है, जब क्राउडिंग होता है तो वेलोसिटी बढ़ता है और प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी इस रूप पर जो ऊपर वाला प्रेशर है वो कम हो गया। अब अंदर के साइड को, इनसाइड हाउस, ये तो क्लोज है, तो अंदर जो था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। अब हुआ क्या कि बाहर का जो ये लेयर है हवा का, स्टॉर्म की वजह से यहाँ पे क्राउडिंग ऑफ स्ट्रीमलाइंस हो गया। स्ट्रीमलाइन जैसे क्राउड हुआ तो वेलोसिटी बढ़ गया, वेलोसिटी की वजह से प्रेशर कम हो गया, ऊपर का प्रेशर कम हुआ पर नीचे का प्रेशर वैसा ही है। अब जब नीचे का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो ये परपेंडिकुलर प्रेशर इस पे अप्लाई होगा रूफ पर, नीचे से ऊपर के साइड को, और क्या हो जाएगा, ये रूफ यहाँ से ब्लो हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो दिस इज ब्लोइंग ऑफ रूफ ऑफ हाउस इन स्टॉर्म, ये भी बर्नौलीज का ही है रिलेशन। अगर हम चाहते हैं कि ये रूफ वैसा ही रहे तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी विंडो ओपन कर सकते हैं हाउस की, क्योंकि विंडो अगर ओपन हो गया तो स्टॉर्म की एयर अंदर आएगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी कम हो जाएगा। तो ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर आउटसाइड द होम अबव रूफ एंड इनसाइड द होम, अगर प्रेशर बैलेंस में रहेगा तो शायद बच सकता है। अदरवाइज इस केस में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, नीचे से ऊपर के साइड को प्रेशर ज्यादा लगेगा और अपथ्रस्ट की वजह से रूफ ब्लो हो जाएगा। जैसा ये एक एग्जांपल है बर्नौलीज का, और एक दूसरा एग्जांपल है हाइड्रोफॉइल और एरोफॉइल। यानी एरोप्लेन जो होते हैं उसका जो विंग होता है उसे हम एरोडायनामिक शेप कहते हैं। ऐसा क्यों बनाया होता है इसको, ये जो विंग है जब यहाँ से एयर आना शुरू होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो,
तो यहाँ से वो डाइवर्ट होके इस तरह से यहाँ पे क्राउडिंग हो जाएगा। एरोडायनामिक शेप में जो विंग है, विंग के ऊपर एयर इस तरह से क्राउड हो जाएगी, पर ये जो नीचे वाली एयर है वो स्ट्रीमलाइन पैरेलल उसी तरह से जा रही है, तो यहाँ का प्रेशर मेंटेन है और ऊपर क्राउडिंग होने की वजह से वेलोसिटी बढ़ गई एयर की और प्रेशर कम हो गया। अब यहाँ का प्रेशर कम है P1 और ये P2 ज्यादा है। जब P2 ज्यादा है P1 से तो ऊपर के साइड को रिजल्टेंट फोर्स है, और जब ये रिजल्टेंट फोर्स एरोप्लेन के वेट से ज्यादा हो जाएगा तो लिफ्ट हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं डायनेमिक लिफ्ट। डायनेमिक लिफ्ट क्या होता है? इट इज द अपथ्रस्ट ऑफ एयर, अपथ्रस्ट ऑफ एयर। एरोडायनामिक शेप में क्या होता है, विंग्स जो होते हैं इस तरह से बनाए जाते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लगे। जब वो उसके वेट से ज्यादा हो जाएगा अपथ्रस्ट, तो वो उसको लिफ्ट करा देगा। दिस इज एरोप्लेन विंग बेस्ड ऑन द बर्नौलीज थ्योरम।